चलिए एज पर द सिलेबस हमारा इसमें यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर, हमने कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन कर लिया है, इसमें मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है, तो वो मैं देखूंगी किसी और बुक में मिल जाता है तो, अशोक दास में तो मुझे नहीं मिला। एंड पोजीशन मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, इनके कम्यूटेशन रिलेशन, जो कि यहाँ पर मैंने स्किप किया था, कम्यूटेशन रिलेशन हमने सारे कर लिए हैं। ठीक है, कम्यूटेशन रिलेशन के अगर और कोई एग्जाम्पल होंगे तो आई विल अपलोड द लेक्चर। अब अपना लास्ट टॉपिक है टाइम डिपेंडेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, टाइम डिपेंडेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, जो कि यहाँ पर देख लीजिए अशोक दास में मोस्टली कवर हो जाता है सिलेबस। टाइम डिपेंडेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, ये एनफ्रिस थ्योरम है और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये थ्योरम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सपोज हमारे पास कोई ऑपरेटर ए है और कोई क्वांटम मैकेनिकल स्टेट साई है, तो बाय डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए की क्या होगी, साई ए साई। करेक्ट, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स में इस तरह से दी जाती है। तो अगर हम इसका टाइम वेरिएशन लें तो यहाँ पर देखो इस ए पर क्या लगाएंगे, डी बाई डी टी। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर तीन चीजें दी हुई है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म एंड दिस इज योर थर्ड टर्म। तीनों में हमें डिफरेंशिएशन करना है तो तीन टर्म मिलेगी। सबसे पहले फर्स्ट वाले साई पे अप्लाई करते हैं। अब इस बार में यहाँ पर तीन फंक्शन है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले साई का करेंगे तो डेल बाय डेल टी साई, उस टाइम पे सेकंड और थर्ड सेम टू सेम रहेंगे एज इट इज, चलो रख दिए। सेकंड टर्म में क्या करेंगे, सेकंड वाले का करेंगे तो सेकंड वाले पे अप्लाई कर दिया, फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रहे। थर्ड वाली टर्म में फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज छोड़ा है और थर्ड वाले पे अप्लाई कर दिया डेल बाय डेल टी साई। इफ वी यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन, हमने पढ़ा है श्रोडिंगर इक्वेशन आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल्स टू एच साई, हम ये जानते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। तो अगर साई जो है हमारा स्टेट है तो हम स्टेट के फॉर्म में लिख लेंगे, सो ये वाला एक्सप्रेशन हम जानते हैं। करेक्ट, यहाँ पर ये कैट में दिया हुआ है, इसी इक्वेशन को अगर ब्रा में लिखना हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि किसी कैट की इक्वेशन को ब्रा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेके। सो यहाँ पर आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ जाएगा और ये जो कैट है ये ब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला कैट भी ब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमेशा कैट जो है वो ऑपरेटर के राइट साइड में आता है और ब्रा जो होता है वो ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में आता है, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ गया। सो हमारे पास ये इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड तो देखो हमारे पास एज इट इज है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका सेकेंड टर्म एज इट इज है, ये सेकेंड टर्म जो है इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, सेकेंड टर्म हमारा एज इट इज है, सिर्फ यहाँ पर करेंगे। अब ये डेल साई बाय डेल टी है लेकिन ये किसमें है, यहाँ से देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये माइनस का आयोटा एच क्रॉस राइट साइड में चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, डेल बाय डेल टी ब्रा ऑफ साई इज इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस, और यहाँ पर मिल रहा है मुझे साई एंड दिस इज एच ऑपरेटर, ये मिलेगा। और यही वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमें यही वैल्यू पूछी है देखो फर्स्ट के अंदर, तो ये राइट हैंड साइड में जो वैल्यू मिली है हम ये रख देंगे। सो हमारे पास में कितना आ जाएगा, अच्छा वो नीचे जाएगा ना, ये राइट साइड में जाएगा तो एच क्रॉस नीचे आएगा, या फिर ये माइनस आयोटा एच क्रॉस पूरा नीचे भेज दो तो माइनस का आयोटा एच क्रॉस नीचे आ जाएगा। सो माइनस आयोटा एच क्रॉस नीचे आ जाएगा और हमारे पास में क्या मिल रहा है, हमें कहा जा रहा है ब्राम में साई और एच लिखना है। सो ये ब्राम में साई लिखा हुआ है यहाँ पे और एच लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर देखो ए साई है, ये ए साई हमने एज इट इज लिखा है, ये ए साई हमारे पास में एज इट इज आ गया। सेकेंड टर्म को हमने टच ही नहीं किया है, सेकेंड टर्म हमारा एज इट इज है। थर्ड टर्म में फिर कैट वाला इक्वेशन लगा दो, तो थर्ड टर्म में कैट वाला इक्वेशन लगाएंगे तो ये साई ए तो एज इट इज रहने दो। करेक्ट, तो ये साई और ए तो एज इट इज रहने दो और यहाँ पर डेल बाय डेल टी साई जो है वो इस वाली इक्वेशन से आप लोग निकाल लेना और वो वैल्यू मिलेगी 1/आयोटा एच क्रॉस एच साई, ये कैट वाले एक्सप्रेशन से। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, नाइस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड टर्म में से कॉमन आ रहा है 1/आयोटा एच क्रॉस, ये ले लिया। फिर हमारे पास यहाँ पर साई है, यहाँ पर भी साई है तो ये भी कॉमन आ गया, ये वाला साई है, ये वाला साई है, ये भी कॉमन आ गया। यहाँ पर एच ए है, यहाँ पर ए एच है तो ए एच माइनस एच ए आ गया, क्योंकि हमारे पास में हमने हाँ सॉरी ये माइनस में है ना, माइनस में है। सो एच ए एच पहले आएगा पॉजिटिव साइन के साथ में, एच ए माइनस में आएगा और ये सेकेंड टर्म जो है वो एज इट इज अभी भी आ रहा है। ए एच माइनस एच ए क्या होता है, कम्यूटेटर ऑफ ए एच, तो वो हमने एज इट इज लिख दिया।
और यहाँ पे हमने सब जगह क्या किया है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू लगा दी। देखो साई ए ऑपरेटर साई, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए होती है जिसमें साई हट जाता है। तो अगर आपके पास में यहाँ पे लिखा हुआ है साई और यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है कम्यूटेटर ऑफ ए एच साई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए एच लिख सकते हैं, उसमें साई हट जाएगा। तो यहाँ पे साई और साई को स्किप कर दिया क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई, एक्सपेक्टेशन के लिए ये साइन लग गए यहाँ पे। और ये जो है ये डेल ए बाई डेल टी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास में क्लासिकली, अगर क्लासिकली ये क्वांटम मैकेनिक्स में है, ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में है, ठीक है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, प्रीवियस से भी प्रीवियस में पढ़ा था कि जब क्लासिकल, हमें अगर कोई क्लासिकल रिजल्ट को क्वांटम में कन्वर्ट करना है तो जो क्लासिकल रिजल्ट है उसको आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करना होता है। और यहाँ पर ये रिजल्ट हमें क्वांटम में मिला है, तो क्वांटम से अगर हमें क्लासिकल में जाना तो आयोटा एच क्रॉस से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हमें। हाँ क्वांटम में हमने क्या किया था, उल्टा की, ओके मैंने उल्टा बोल दिया है ना, आयोटा एच क्रॉस से हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो क्वांटम में मल्टीप्लाई कर दो आयोटा एच क्रॉस से, सो जैसे ही आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म हट जाएगा और आपके पास यहाँ पर कम्यूटेटर की जगह क्या आ जाएगा, पाइसन ब्रैकेट आ जाएगा। ये मैंने पाइसन ब्रैकेट में बता दिया था। तो दिस इज द कंडीशन सिक्स, ये एनफिस थ्योरम हमारी क्वांटम मैकेनिक्स में है और ये क्लासिकल में है 6.24b, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, दिस रिलेशन इज नॉन एज दिस थ्योरम एंड इट हैज मेनी यूजफुल एप्लीकेशन, इसके कुछ एप्लीकेशन हम कर लेंगे। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं बता देती हूँ। हाँ एग्जाम्पल पे आ जाते हैं सीधा। सो एग्जाम्पल देखो, कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन, जहां पर उसके पोटेंशियल एनर्जी यू है, तो हैमिल्टोनियन लिखा, वन डायमेंशन में आ गया हैमिल्टोनियन लिखना, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्सप्रेशन है, नोटिंग दैट द ऑपरेटर एच डज एक्स डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली, हम क्या करेंगे, थ्योरम लगाएंगे। हमारी थ्योरम क्या थी, डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए ऑपरेटर इज इक्वल्स टू 1 आयोटा एच क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए एच प्लस डेल ए अपॉन डेल टी, और इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी क्या पता नहीं। एनीवेज जब हम x लिखते हैं हम ये मान के चल रहे हैं x डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब ध्यान रखना, मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स में बता रखा है कि इसका ये मतलब है कि dx बाई dt जो होता है वो तो आपके पास नॉन जीरो आ सकता है, लेकिन डेल एक्स बाई डेल टी जो होता है, डेल एक्स बाई डेल टी वो आपके पास जीरो आएगा। इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि x जो है वो टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। डायरेक्टली ये डायरेक्ट डिपेंडेंस है, सो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा, तो ये सेकंड टर्म हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं, ए की जगह एक्स पुट कर रहे हैं, ए की जगह एक्स पुट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये मिलेगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म आपके पास में ये आ जाएगा और ये वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, सो एक्स में हमें ये मिल जाएगा। कम्यूटेटर इज इजीली इवेल्युएटेड, अब हमें ये कम्यूटेटर चाहिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स को एज इट इज रखा और हेमिल्टोनियन की जगह पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m और यू कर दिया, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, एक्स, इसको देखो ओपन करते हैं ब्रैकेट की प्रॉपर्टी से। सो एक्स जो है एक तो वो पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के साथ में आ जाएगा, प्लस यहाँ से एक्स जो है वो यू के साथ में आ जाएगा। इसकी वैल्यू जीरो मिलेगी क्योंकि एक्स यू माइनस यू एक्स, दोनों में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कोई भी ऑपरेटर नहीं है तो ये दोनों सेम ही होंगे, तो ये तो जीरो मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये ब्रैकेट मिल जाएगा और यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो। देखो ए बी और सी जो होता है वो क्या होता है, ए को बाहर निकाल के बी सी प्लस, और यहाँ से हमारे पास में आता है बी उधर से निकलेगा ना, तो ए सी और बी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पी एक्स का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे इसको, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना यार हमारे पास में। तो देखो जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो दो बार में आएगा हमारे पास। यहाँ पे देखो मैंने सॉल्व किया है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, ये प्रॉपर्टी सिमिलरली आप ऐसे भी लगा सकते हो, ए और सपोज बी सी इधर है, तो उस कंडीशन में याद रखना ये आता है ए बी और सी उस साइड से बाहर निकलेगा,
और बी इस साइड से बाहर निकलेगा। ये प्रॉपर्टी मैंने कैसे याद रखी है, मेरी खुद की ट्रिक है। एनीवेज ये वाली फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास पी एक्स स्क्वायर है, तो मैंने 1/2 को बाहर ले लिया, पी एक्स स्क्वायर को मैंने पी एक्स इंटू पी एक्स कर दिया। अब ये वाला एक्सप्रेशन आप लगाओ। सो एक बार पी एक्स लेफ्ट साइड से बाहर आएगा और एक्स पी एक्स बचेगा, एक बार पी एक्स राइट साइड से बाहर आएगा, एक्स पी एक्स बचेगा। हम जानते हैं एक्स पी एक्स होता है आयोटा एच क्रॉस, और ये भी कितना होगा, आयोटा एच क्रॉस। तो कितना हो जाएगा, 2 आयोटा एच क्रॉस, और कॉमन क्या आ जाएगा, पी एक्स। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट हमें मिल जाएगा ये। कम्यूटेटर तो मिल गया, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये है, उसकी जगह ये आ जाएगा। राइट हैंड साइड में यहाँ 1/आयोटा एच क्रॉस है, और ये वाला टर्म का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अंदर ये रख दिया। आयोटा एच क्रॉस से आयोटा एच क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा पी एक्स अपॉन एम। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन। डी एक्स अपॉन डी टी जो होता है वो हमारे पास में पी एक्स अपॉन एम। इसको वैसे भी देख लो, डी एक्स बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पी अपॉन एम। यहाँ से देखो पी इज इक्वल्स टू एम वी आ रहा है। सॉरी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से मोमेंटम का फॉर्मूला मिल चुका है। इसी तरह से अपन पीएक्स के साथ में करते हैं। तो मान लीजिए जो पीएक्स है वो भी टाइम के ऊपर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करता है, तो जो इसके साथ में प्लस में आने वाला टर्म था वो 0 हो जाता है। बाकी हम पीएक्स में अप्लाई कर देंगे। अब पीएक्स का कम्यूटेटर निकालते हैं। सो पीएक्स के ऑपरेटर की जगह हमने रख दिया, और हैमिल्टोनियन की जगह ये रख दिया। ठीक है, और अब इसको आप सॉल्व करेंगे। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये सॉल्व करूं या मैं ये सॉल्व आप पे छोड़ूं। एनीवेज इसको सॉल्व करके देख लेना यार। हम्म, मैं बताऊं ये कैसे सॉल्व करना। ट्राई टू डू इट यूजिंग फंक्शन एफ। यहाँ पे क्या करना, इसके राइट साइड में एफ लगा देना, इसके भी राइट साइड में कोई फंक्शन एफ लगा देना। ठीक है, फिर आप जो है इसको ओपन, इस ब्रैकेट को ओपन करना। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ ना, मेरा मन नहीं है एक्चुअली सॉल्व करने का, हो तो जाएगा ये इजीली। माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, पहले इसके साथ आ जाएगा एक तो, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये एफ पे अप्लाई हो जाएगा, प्लस दूसरा आपके पास कमिटर बनेगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा यू, और यहाँ पे आ जाएगा एफ। इसको सॉल्व कर लेना और इसको सॉल्व कर लेना, बाद में एफ को हटा देना, एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये रिजल्ट आप ऑब्टेन कर लेना। ये वैल्यू यहाँ पर वापस पुट कर देंगे, तो इस इक्वेशन से हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। करेक्ट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि माइनस डेल यू बाई डेल एक्स होता है फोर्स, माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है फोर्स। सो फोर्स इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी। न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, और न्यूटन का सेकंड लॉ होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एग्जाम में अगर आपके पास आता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कीजिए यूजिंग एनफिल्स थ्योरम, तो वो कर सकते हो, या फिर थ्योरम का डायरेक्ट डेरिवेशन भी आ सकता है। सो इफ अगर किसी टाइम पे हमारे पास ऑपरेटर ए जो है उसका एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंडेंस नहीं है, सो डी ए बाई डी टी हमारे पास इस तरह से आ जाता है। और एक चीज, if an operator does not have explicit time dependence, then its expectation in an energy eigenstate is time independent, since the quantum state in this case is stationary। तो ये हो जाएगा, then for an energy eigenstate हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी। Let's use this result in one dimensional motion where poten ओके ना, अब ये आप करना। सपोज हैमिल्टोनियन आपको इस तरह से दिया हुआ है। अब यार ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये उसका एप्लीकेशन है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। देखो यहाँ पे एक चीज, अच्छा ओके ओके ओके, ये इक्वल टू 0 है, ये रिजल्ट मैंने नहीं समझाया ना आपको। यहाँ पे देखो ये चीज कहना चाह रहे हैं कि if an operator does not have any explicit time dependence, तो डेल ए बाय डेल टी तो 0 हो जाएगा, है ना। तो फिर किसी एनर्जी आइगन स्टेट में डी ए बाई डी टी की वैल्यू आएगी ए एच, एंड ए जो है अगर वो ये एक्चुअली ये क्लासिकल मैकेनिक्स में है कि अगर कोई भी कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है, ऑपरेटर ए आपका कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है, तो हैमिल्टोनियन के साथ वो हमेशा कम्यूट करता है। यानी अगर ए जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में देख लेना कांस्टेंट ऑफ मोशन क्या होता है, तो हैमिल्टोनियन के साथ उसका कम्यूटेटर ब्रैकेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, इसलिए इसका रिजल्ट 0 आया है। अब ये यहाँ पे एग्जाम्पल कर रहे हैं इसको एक तरह से समझ के। सो हैमिल्टोनियन ये लिया है, तो सबसे पहले डी बाई डी टी एक्स पी एक्स निकालना है आपको। सो एक्स पी एक्स का एच लिखना है, और वो 0 के इक्वल है। यहाँ पर कहा जा रहा है ये जो अभी अपन ने पढ़ा है उसमें ये माना जा रहा है कि एक्स पी एस जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है।
अब इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, जो मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि ये देखिए स्क्रीन पे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, या आप आराम से कर सकते हो। समझो, ये खुद ही समझो, क्योंकि एग्जाम्पल है सिर्फ। दैट्स इट। ये आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, वीरियल थ्योरम। तो ये वीरियल थ्योरम का क्वांटम मैकेनिकल इक्विवेलेंस है। दैट्स इट। ये हमारे पास थ्योरम थी, और इस थ्योरम के बारे में, और इस आप इवन ये थ्योरम जो है जिस नाम से है, आई वुड सजेस्ट यू कि मेरी बीएससी की क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके, और वहां पर यहाँ पर आप ना इस थ्योरम को सर्च, मतलब सर्च क्या करना है, ये इस थ्योरम नाम से है। ये थ्योरम और भी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ दी हुई है, आप वो वाला लेक्चर भी देख लेना। और एडवांस वर्जन तो हमने यहाँ पर देख ही लिया है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन जो, अच्छा इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है, ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन यही होगी, डीए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/1 आयोटा एच क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए एच प्लस डेल ए बाई डेल टी, एंड इसका ये अपने पास थ्योरम है, और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कुछ काम का नहीं है हमारे पास में, एग्जाम्पल है जो मेरे ख्याल से कभी नहीं पूछा गया। दैट्स इट। सिलेबस में देख लेती हूँ मैं क्या छूटा है। सिलेबस में मेरे पास, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सिर्फ फर्स्ट टॉपिक है सुपर पोजिशन ऑफ एम्पलीट्यूड, बस ये वाला पार्ट छोड़ा है, और ये वाला पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, फिर हमारी यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और दैट्स इट।